हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित, आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। डीएलएड 2019 का मैं सामाजिक विज्ञान का लघुत्तरी क्वेश्चन कराने चल रहे हैं साथी। आज देखिए लघुत्तरी प्रश्न में हमारा 31वां प्रश्न होगा। शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्णयुग क्यों कहते हैं? शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्यकालीन इतिहास में स्वर्णयुग के नाम से प्रसिद्ध है। इस बात की पुष्टि निम्न प्रकार से की जा सकती है। ठीक है, कला की प्रगति क्या है? कला की प्रगति। शाहजहां के शासनकाल में चित्रकला, संगीत कला तथा स्थापत्य कला का चरम विकास हुआ था। उसने विशाल एवं सुंदर इमारतों का निर्माण करवाया। शाहजहां स्वयं वैभव, शानो शौकत, चमक दमक तथा सौंदर्य का विशेष प्रेमी था। शाहजहां द्वारा बनवाए गए भवन इसके बाद में जो अनेक भवन बनवाए उसमें क्या है? ताजमहल। ताजमहल में क्या है? ताजमहल, दीवाने आम, तख्ते ताऊ, मयूर सिंहासन, दीवाने खास, शीश महल, खास महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद। ठीक है, दिल्ली का लाल किला आदि इन्होंने क्या किया? बनवाया था। चलिए, अब आता है शांति तथा सुव्यवस्था। कुछ इतिहासकारों शांति और सुव्यवस्था के बारे में देखिए क्या क्या बताए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां के शासनकाल में शांति और सुव्यवस्था बहाल थी। शाहजहां शासन के संचालन में इतना सक्रिय रहता था कि उसने साम्राज्य में कहीं भी उपद्रव नहीं होने दिया। आर्थिक समृद्धि काल। आर्थिक समृद्धि काल यह शाहजहां के समय का था। शाहजहां का शासनकाल धन धान्य से परिपूर्ण था। धन में कोई कमी नहीं थी और उनके पास शस्त्र की सेना की कोई कमी नहीं थी। इस काल में कृषि तथा व्यापार में पर्याप्त उन्नति हुई। शाहजहां के काल में पश्चिम एशिया तथा यूरोप के साथ व्यापार में क्या हुई? बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। ठीक है, न्याय व्यवस्था। शाहजहां बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। वह अपराधियों को दंड देने में जरा भी संकोच नहीं करता था। यद्यपि उसका दंड विधान काफी कठोर था, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता भी थी। ठीक है, औरंगजेब की धार्मिक नीति के क्या परिणाम हुए? औरंगजेब के धार्मिक नीति के परिणाम और उनकी जो नीतियां थी इनके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है साथियों। तो औरंगजेब को उसकी सख्त और आक्रामक धार्मिक विचारों और नीतियों के लिए जाना जाता है। वह एक कट्टर इस्लामी शासक है। उसने इस्लामिक कानून की स्थापना फतवा ए आलमगीरी की घोषणा करते हुए, जो कि नैतिकता मतलब मोरलिटी, कानूनों और नियमों को एक संकलन के रूप में पूरी तरह से इस्लाम आधारित था। औरंगजेब ने उपदेश दिया कि हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर दिया जाए, जिनमें विश्वनाथ मंदिर, चिंतामणि मंदिर तथा सोमनाथ मंदिर और अन्य कई मंदिरें शामिल हैं। और कई अन्य मंदिरें क्या हैं? शामिल है। औरंगजेब ने जजिया कर को हिंदू नागरिकों को पुनः लागू कर दिया। औरंगजेब की अन्य धार्मिक नीतियां। औरंगजेब की अन्य धार्मिक नीतियां: सरकारी नौकरियों से गैर इस्लामिक पदाधिकारियों को हटाया जाना, अलग अलग तरीकों से हिंदू नागरिकों को मुस्लिम बनाना या बनाने का प्रयत्न करना। तीसरा, विभिन्न प्रतिबंध सिर्फ हिंदू लोगों को ऊपर लगाना। ठीक है, हिंदू के जो लोग थे उनके ऊपर क्या करना? प्रतिबंध लगाना, अनेक प्रकार के प्रतिबंध, रोक। निष्कर्ष में क्या है साथी? निष्कर्ष में, कंक्लूजन में, वह एक रूढ़वादी मुस्लिम तथा कट्टर हिंदू विरोधी शासक था। उसकी धार्मिक नीतियां काफी सख्त, एकतरफा और विरोधाभासी थी। उसने कई मंदिर और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट कर दिया, पूर्ण इस्लामी नियम और कानून स्थापित किए। लेकिन आज भी उसके लिए उसके धार्मिक स्वरूप को लेकर दो विचारधाराएं और मत
हैं और कार्यों एवं टकराव का दौर भी जारी रहा इनके समय में। ठीक है, औरंगजेब के समय में। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के कारणों के उल्लेख बताइए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के कारण क्या क्या थे? पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय के निम्नलिखित कारण थे। मराठा सेनापति सदाशिवराव के प्रारंभ में धन का अभाव होना तथा एक विशाल सेना के लिए पर्याप्त भोज सामग्री का क्या होना? अभाव होना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मराठा सेनापति सदाशिवराव के व्यवहार में सेना के अंदर के कई बड़े मराठा सेनापति का असंतुष्ट होना, सदाशिवराव का मनमानी करना तथा किसी बड़े सलाह को न मानना। तीसरा पॉइंट अहमद शाह अब्दाली का नेतृत्व कौशल तथा मराठा सेना की अपेक्षा उसके पास विशाल सैन्य समूह का होना। अहमद शाह अब्दाली स्वयं एक वीर योद्धा था। मराठों की सेना में अनुशासन की कमी तथा इंदौर के राजा मल्हार राव व ग्वालियर के महाराज सिंधिया का मराठों के साथ अच्छे संबंध का न होना। ठीक, अगला है अफगानों का रण कौशल तथा तोपखाना मराठों की अपेक्षा श्रेष्ठ हुआ करता था। लास्ट पॉइंट था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है शिवाजी के केंद्रीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी उसको लिखना है। शिवाजी के शासन की व्यवस्थाएं जो है निम्नलिखित थी। पहला, पेशवा। शिवाजी के शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री को पेशवा नाम से संबोधित किया जाता था। उस समय प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। किसके समय में? शिवाजी के समय में, जो संपूर्ण राज्य के शासन प्रबंधन का संचालन करता था तथा राजा विभिन्न राजकीय विषयों पर पेशवा से भी परामर्श लेता था। सलाह। अमात्य। राज्य में अर्थ वित्त संबंधी गतिविधियों पर अमात्य ही नियंत्रण रखता था तथा जन संबंधी जितने भी क्रियाकलाप होते थे उन कागजों पर अमात्य के ही हस्ताक्षर होते थे। मंत्री का मुख्य काम राजा द्वारा किए जाने वाले दैनिक गतिविधियों का लेखा जोखा रखना था। सचिव उस समय क्या? सचिव का मुख्य कार्य राजा के पत्र व्यवहार को संभालना, सरकारी पत्रों को पुनः परीक्षण करना तथा उनकी भाषा को शुद्ध करना, ये सब सचिव का काम था। सुमंत का मुख्य कार्य अन्य राज्यों से संबंधित कार्यों को अलग विदेशी गुप्तचरों पर दृष्टि रखना तथा राजपत्रों की देखभाल करना था। सुमंत को विदेश मंत्री भी कहा जाता है। सुमंत को क्या कहा जाता है? विदेश मंत्री भी कहा जाता है। सेनापति का मुख्य कार्य सेना का संगठन, अनुशासन एवं युद्धों का संचालन करना था। सेनापति को स्वयं के मुखिया के रूप में जाना जाता था। यद्यपि सेना के सभी अधिकार अंतिम रूप से पेशवा जी को प्राप्त थे। न्यायाधीश में क्या है? न्यायाधीश जो कि न्याय व्यवस्था का उच्चतम अधिकारी होता था, जो हिंदू संहिता के माध्यम से दीवानी व फौजदारी मुकदमों का निर्णय करता था। राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी करना न्यायाधीश का कार्य हुआ करता था। पंडित राव। शिवाजी के शासनकाल में पंडित राव धार्मिक विभाग का अध्यक्ष कहलाता था, जिसका प्रमुख कार्य राज्य के धार्मिक कृतों को देखना तथा समाज के लोगों के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना था। ठीक है, कोयला हमारे लिए किस प्रकार की उपयोगी है? स्पष्ट कीजिए। कोयला, अगला क्वेश्चन था ये कोयला के बारे में। कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से प्राप्त कर लौह इस्पात कारखाने, रेल इंजन निर्माण आदि से ऊर्जा के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोयले का निर्माण करोड़ों वर्ष पहले पेड़ पौधों के अपघटित होकर दलदलों मतलब जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होती है, जहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, दलदलों में जमने से हुआ है। गर्मी, दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के फलस्वरूप जीवों के अवशेष जीवाश्म से कोयला एवं खनिज तेल बनाया गया। ठीक है, भारत में कोयले का विस्तृत भंडार कहाँ कहाँ है? तो कोयला उत्पादन में प्रमुख प्रदेश क्या है? झारखंड के एक जगह है झारखंड में झरिया। क्या है? झरिया। झारखंड के झरिया में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है, मतलब मिलती है, कोयले की खान है।
उसके बाद में क्या है साथी, छत्तीसगढ़ में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर गोवा में। ठीक है, ये जो है आपके 5 स्टेट हैं, 5 राज्यों में कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कोयले के प्रकार, कोयले के 4 प्रकार हैं। क्या क्या हैं? पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। कोयले का उपयोग रेल के इंजन, कारखाना, जहाज, रसोई, सीमेंट, उर्वरक, ताप विद्युत केंद्र तथा लौह इस्पात के काम में प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 का होगा। किन्हीं 2 संचार साधनों के नाम लिखिए और उनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। संचार के साधन, पत्र संचार का सबसे सामान्य साधन है। संचार के अन्य साधनों में टेलीग्राफ, समाचार पत्र, टेलीफोन, ईमेल, फैक्स, रेडियो, टेलीफैक्स और टेलीफोन आदि हैं। इनकी उपयोगिता, देश में संचार का सबसे बड़ा और सामान्य साधन डाकघर है। पोस्ट ऑफिस, डाकघर से हम पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे और टिकट प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोन संचार का सबसे तेज साधन है। हम एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग और आईएसडी, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग के माध्यम से दूर के शहरों व विभिन्न देशों के लोगों से बात कर सकते हैं। ईमेल संचार का एक बहुत ही ज़्यादा सस्ता माध्यम है, जिसका उपयोग हम संदेश, वीडियो और ऑडियो फाइल को भेजने में प्रयोग करते हैं। समाचार पत्र के माध्यम से हम देश के, दुनिया के अलग अलग कोनों से जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो तथा टेलीविज़न के जरिए भी हम देश विदेश की खबरों तथा खेल, राजनीति आदि की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंक का महत्व लिखिए। आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंक का महत्व क्या है? बैंक एक ऐसी संस्था है जो साख और मुद्रा के माध्यम से व्यवसाय करती है, जहां से धन का संचय, निर्गमन, जमा होता है। बैंकों से ऋण की कटौती और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बैंक से धनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की भी सुविधा प्राप्त होती है। बैंक द्वारा मुद्रा एवं साख का संचालन भी किया जा सकता है। बैंक के अन्य कार्य, जमा स्वीकार करना जैसे बचत, सावधि, चालू, आवर्ती आदि। अग्रिम एवं ऋण प्रदान करना जैसे बैंक के ओवरड्राफ्ट, नकद, क्रेडिट कार्ड, ऋण बैंक विनिमय के बिल पर क्या है? छूट। निधियों का स्थानांतरण, अवधि संग्रह, आवधिक भुगतान, चेक का संग्रह, पोर्टफोलियो का प्रबंधन, विदेशी मुद्राओं में क्या करना है? लेन देन। समाज कल्याण कार्यक्रम, शेयरों और डिवेंचर की हामीदारी। क्या है? शेयर और डिवेंचर की क्या है? भागीदारी। ठीक है, या हकदारी बोलते हैं उसको। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं निम्नलिखित होनी चाहिए। भारत के अनुच्छेद, संविधान, भारत में जो अनुच्छेद दिया गया है संविधान के 124 के सेकंड क्लाज में, किसके? 124 के सेकंड क्लाज में, 124 के सेकंड क्लाज में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्ति के बारे में उसका प्रावधान किया गया। योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, पागल और दिवालिया ना हो। ठीक है, कम से कम किसी उच्च न्यायालय में 5 साल का जज रह चुका हो, हाई कोर्ट में 10 साल का कम से कम वकालत का अनुभव हो, उसकी उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगला है, यदि आपको संसद में किसी विषय पर कानून बनवाना है तो आप क्या करेंगे? संसद में किसी विषय पर कानून बनवाने के लिए निम्नलिखित चरण से गुजरना पड़ेगा। देखिए क्या है, प्रथम वाचन, राजपत्र में प्रकाशन। क्या है? पहला है प्रथम वाचन, दूसरा है राजपत्र में क्या है? प्रकाशन। ठीक, उसके बाद में विधेयक का स्थायी समिति का भेजा जाना, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। संसद में किसी विषय पर कानून बनवाने से पहले संसद के किसी भी सदन में वित्त से जुड़े विधेयक को छोड़कर, क्योंकि वित्त से जुड़ा विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, संबंधित विषयों पर सुझाव देना पड़ता है। उसके बाद समितियां दोनों सदनों में प्रस्तावित कानून की समीक्षा करती है, उस पर मतदान करती है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति इस कानून को मंजूरी देते हैं। कोई विधेयक जब देश का कानून बन जाता है तब राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे देता है। संसद
द्वारा पारित विधेयकों के प्रकार। साधारण बिल, संसद में पेश किया जाने वाला सबसे आम विधेयक जिसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक, सरकारी वित्त में संबंधित मामलों से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वित्त विधेयक धन विधेयक का एक उपसमूह है। संवैधानिक संशोधन विधेयक निजी सदस्य के क्या है? विधेयक। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की आय के स्रोतों का वर्णन कीजिए। केंद्र सरकार के आय के स्रोतों का निम्नलिखित वर्णन है। क्या है? वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। क्या है? भारत सरकार की आय का प्रमुख स्रोत होता है। आयकर होता है, निगम कर होता है, उधार लिया गया धन, सरकारी कंपनियों से प्राप्त धन लाभ, विदेशी अनुदान। क्या है? विदेशी अनुदान। आयकर, आयकर में यह प्रत्यक्ष कर है और व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है। भारत में आयकर सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में लगाया गया था। 1950 में लगाया गया आयकर। निगम कर इस प्रकार का कर है जो कंपनियों की निवल आय या लाभ पर लगाया जाता है। धन अथवा संपत्ति कर, यह कर प्रोफेसर कोल्डार के सुझाव पर भारत में 1 अप्रैल 1957 को लगाया गया। ठीक है। संपत्ति कर या धन कर, यह प्रोफेसर कोल्डार के सुझाव पर 1 अप्रैल 1957 को लगाया गया। गैर कर साधनों से प्राप्त आय। ब्याज प्राप्तियां, केंद्र सरकार के राज्यों से केंद्र शासित प्रदेश एवं केंद्रीय संस्थानों को ऋण देकर उनसे ब्याज के रूप में आय प्राप्त करती है। सरकार लाभांश व लाभ से भी आय प्राप्त होती है। ठीक है साथी, आपका आज 2019 का अति लघुत्तरी क्वेश्चन नहीं साथियों, लघुत्तरी प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपको 2020 का कल मैं बहुविकल्पी क्वेश्चन कराऊंगा साथी। आज की क्लास यहीं तक। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्रयास करिए। ठीक है साथी, मैं आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में आपके बीच लेकर समझ प्रस्तुत होने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।